गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का हमारा फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर हम अवलोकन करेंगे दबाव समूह का। इससे पहले हमने देखा था राजनीतिक दल का। बेसिकली राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही हमारी निर्वाचन के समय आने वाली व्यवस्थाएं हैं, जिसके द्वारा वह अपनी मांगों को मनवाने के लिए कार्यों को संपन्न करती हैं। जहां हम राजनीतिक दल की बात करते हैं, वह राजनीतिक दल हमारा अस्थायी संगठन माना जाता है, जबकि हमारा दबाव समूह अस्थायी संगठन के रूप में आता है। यह हमारा व्यवस्था के अंतर्गत अप्रजातांत्रिक, अतार्किक, अव्यवस्थित स्थिति को अपनाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दबाव समूह की। यह हमारी गैर सरकारी संस्था है, जिसमें कौन सी संस्था है ये? गैर सरकारी। इस गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत औपचारिक रूप से संगठित समूह होते हैं, जो कि अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति और हितों के कारण अस्तित्व में आते हैं, और जब उनके अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वह समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दबाव समूह की गुणों की, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र प्रणाली के पूरक माने जाते हैं। जहां हमारी व्यवस्था का आधार प्रदान किया जाता है, वहां इसमें लोकतंत्र की व्यवस्था में इनका प्रावधान किया गया है, जिसे हम दबाव समूह के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जनता की मांगों को मनवाने के लिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, कार्यों को संपन्न कराने के लिए, निर्वाचन में अपनी भूमिका को निभाने के लिए इनके आधार प्रदान किया गया है। यह व्यवस्था हमारी अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। यह इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति, जो दबाव समूह के जो सदस्य होते हैं, वह अपनी सूचना के प्रसारण और प्रचार और प्रसारण के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हम टेलीविज़न को भी ले सकते हैं, समाचार पत्रों को भी ले सकते हैं, अन्य हमारी जो लॉबिंग वगैरह के साधन हैं, उन सबको इसके अंतर्गत लिया जाता है। यह जनमत को प्रभावित करते हैं और अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य संपन्न करते हैं। जहाँ इस व्यवस्था के हमारे अनेक गुण पाए जाते हैं, वहीं इस व्यवस्था में हमारे अनेक दोष भी हैं। लेकिन दोष होने के साथ साथ इसमें कि हमारी व्यवस्था की अनेक विशेषताएं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे हमारी व्यवस्था के अंतर्गत दबाव समूह की व्यवस्था में इसकी विशेषताओं का। तो सबसे पहली बात जहाँ आती है दबाव समूह की विशेषता की, वहाँ हम इस व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि यह हमारे गैर सरकारी समूह है, तो इसके अंतर्गत हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या चीजों को अध्ययन करेंगे? हमारी यह उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। और उद्देश्य भी कैसे? विशिष्ट हित, यानी जो व्यक्ति इन्हें नमोनित करता है अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए, उनको करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जिनके जो उद्देश्य है ये सीमित होते हैं, संकीर्ण होते हैं और विशेष प्रश्न पर और समस्या तक केंद्रित होते हैं। यानी इसमें सबसे बड़ी मेन बात क्या है? यह गैर सरकारी समूह है, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट जो हित होते हैं, उनके लिए इनको अस्तित्व में लाया जाता है। इनका आधार संकीर्ण है, ये विशेष प्रश्न और समस्या को ऊपर केंद्रित होते हैं और उनके समाप्त हो जाने पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे राजनीतिक दल के साथ ही मिलकर यह हमारे दबाव समूह कार्यों को संपन्न करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत इसकी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। सबसे पहले विशेषता इसकी क्या मानी जाती है? ये विशेष हित के लिए बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? बल का प्रयोग। यह संगठित समूह है, व्यक्तियों को संगठित रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही इनकी सदस्य संख्या सीमित होती है और व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है।
इनको कार्य करने की निश्चित नीतियां होती हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए अस्तित्व में आते हैं और स्वार्थ पूर्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे दबाव समूह हमारी व्यवस्था को अपनाने का कार्य करते हैं। इन दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत जहां हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, ये विशेष हित के लिए आते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान में निर्वाचनों के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं, जो गैर सरकारी संगठन के रूप में हमारे कार्यों को संपन्न करते हैं। निर्वाचन के समय पे जब व्यक्ति इन्हें नमोनित करता है तो वह उनके कार्यों को करने के लिए हर तरह के हथकंडों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषता के साथ साथ, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल के कुछ अनेक कार्य भी हैं जिनके माध्यम से इसे कार्यों को किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इनके कार्यों की। कार्य में सबसे पहला क्या आता है, लॉबिंग प्रक्रिया। ये लॉबिंग प्रक्रिया क्या मानी जाती है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत, यह विधान परिषदों को के सदस्यों को प्रभावित करती है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरह के व्यक्तियों में मतदान के समय प्रभाव डालती है। यानी जब मत की व्यवस्था होती है तो वो क्या करती है, पक्ष और विपक्ष के रूप में दोनों को प्रभावित करती है। एक दल के रूप में मंच को प्रभावित करती है। अनेक बार यह न्यायालय की शरण भी लेती है। अब न्यायालय की शरण के लिए अपनी कार्यों को करने के लिए जब इन पर कोई दबाव डलता है और उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वे याचिका के रूप में न्यायालय के पास जाकर अपनी याचिका को दर्ज कर सकते हैं। साथ ही यह अपने कार्यों को करने के लिए जब अनुनय से काम नहीं चलता तो बल का सहारा लेते हैं। इसका सहारा लेते हैं, बल का सहारा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये दबाव समूह राजनीति में अपनी निर्वाचन के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। इन कार्यों को करने के साथ साथ हम इनकी व्यवस्था के, क्योंकि इसमें जो गुण पाए गए हैं यह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माने गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी व्यवस्था में अनेक दोष माने जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो दोष है वह यह माना जाता है कि यह भ्रष्टाचार के गढ़ होते हैं, क्योंकि निर्वाचनों के समय पे ही आते हैं। ये कोई परमानेंट ग्रुप नहीं है जिसे हम बाद में पकड़ सकें। सिर्फ अपनी राजनीतिक दबाव के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने के लिए, व्यक्तियों को काम निकालने के लिए कुछ समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और फिर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं जब कार्य समाप्त हो जाता है। तो जनरली इनका निर्माण कब होता है, निर्वाचन के समय, मताधिकार के समय पर। इसीलिए ये भ्रष्टाचार के गढ़ माने जाते हैं, क्योंकि आपने जाना होगा कि जब हमारे चुनाव होते हैं तो उस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सहारा लेता है। जैसे कभी किसी को घूस देता है, कभी किसी को लाने ले जाने की व्यवस्था करता है। ये सारे तरीके हैं कि किस माध्यम से वो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और अपने कार्य को निकलवा सके। साथ ही यह व्यवस्था, इसमें सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है और एक विशिष्ट हित जो कि जिस व्यक्ति के लिए वे खड़े होते हैं, नमोनित होते हैं, जिनके लिए वे कार्य करते हैं, उन्हीं के हितों की पूर्ति का काम करते हैं, ना कि व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं। ये संघीयता के घोतक माने जाते हैं और किसी भी सुदृढ़ संगठित समूह में का दबाव के कारण अस्तित्व में आते हैं और वो खत्म हो जाने के बाद इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारे दबाव समूह जिसमें अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वह हमारी इस व्यवस्था में, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, इसमें हमारे अंतरों के माध्यम से भी जाने जाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां हम राजनीतिक दल और दबाव समूह की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही व्यवस्था हमारी चुनावों के समय, निर्वाचन के समय ज़्यादा अस्तित्व में आती है और अपने कार्यों को संपन्न करती है, तो उस व्यवस्था को सही रूप में निरूपित करने के लिए इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे राजनीतिक दल
व दबाव समूह, दोनों में क्या अंतर है? कोई भी व्यवस्था होगी तो उसका अंतर तो होगा, तो दोनों की व्यवस्था में क्या अंतर है? सबसे पहले हम बात करते हैं दबाव समूह। दबाव समूह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, जबकि ये राजनीतिक दल करते हैं। सेकंड वन, दबाव समूह निर्वाचनों के में प्रत्याशियों को खड़ा नहीं कर सकते, जबकि राजनीतिक दल में प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है। दबाव समूह हमारी गैर सरकारी संस्था है, जबकि राजनीतिक दल सरकारी संस्था है। सबसे मेन अंतर तो हमारा इसी चीज के अंतर्गत आता है, दबाव समूह और राजनीतिक दल के अंतर्गत। दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी है। एक व्यक्ति एक समय में अनेक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेन हमारी व्यवस्था का आधार जिसे हम कहते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह, दोनों ही हमारी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं। राज्य की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, निर्वाचन में अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए, कार्यों को संपन्न करने के लिए इसका आधार प्रस्तुत किया जाता है। जहां हमारे राजनीतिक दल सरकारी संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में आकर अपने निर्वाचन और मतदान के समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, वहीं पे ही हमारे ये दबाव समूह, जो कि एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों ही व्यवस्था में अनेक अंतर भी पाया जाता है, क्योंकि जहां हमारा राजनीतिक दल मेन व्यवस्था का आधार है, जिसमें निर्वाचन के समय सभी सजग होकर कार्यों को संपन्न करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखते हैं और कार्यों को प्रतिरूपित करते हैं, वहीं पर ही दबाव समूह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास कभी भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक विशेष हितों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और वो विशेष हित खत्म हो जाता है व्यक्ति का तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि एक ये सरकारी संस्था है जिसके माध्यम से इन्हें परमानेंट स्थिति को प्रतिपादित करते हैं। वही हमारा दबाव समूह निर्वाचन में प्रत्याशियों को खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक दल के अंतर्गत व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा होता है, भाग लेता है और इनके माध्यम से सहयोग प्राप्त करके जीत भी सकता है। साथ ही हमारी व्यवस्था, क्योंकि ये एक गैर सरकारी संस्था है और हमारे राजनीतिक दल एक सरकारी संस्था के रूप में हमारे कार्यों को संपन्न करते हैं, तो इनका महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। साथ ही दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी नहीं है, जिसके अंतर्गत एक बार में एक व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल के लिए भी काम कर सकता है, उस एक व्यक्ति के लिए भी काम कर सकता है और अनेक व्यक्तियों के लिए भी काम कर सकता है, जबकि राजनीतिक दल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दोनों ही व्यवस्था हमारी विधान व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, लेकिन इनमें अंतर पाया जाता है। जहां हमारी यह सरकारी संस्था के रूप में कार्यों को संपन्न करता है राजनीतिक दल, वहीं हमारा दबाव समूह गैर राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से, अपने बल प्रयोग के माध्यम से, अपनी भ्रष्ट नीतियों के माध्यम से कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए और समय आने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।